अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी सेहत में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नौशीन और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर योगा जनाब इब्राहिम जिलानी साहब। डॉक्टर इब्राहिम जिलानी साहब स्टार योगा एसोसिएशन के बानी हैं और वो इनकी अहलिया फ़हमीदा बेगम पिछले 7 सालों से नॉन कमर्शियल समाजी खिदमात, हिफ़्ज़ान सेहत की बेदारी के लिए इमली बन पार्क और पब्लिक गार्डन जैसे दीगर अहम मकामात पर अपने योगा वर्जिश के कैंप कायम करते हैं। समाजी और मिली खिदमत के जज्बे के तहत ये काम कर रहे हैं। नाज़रीन, शायद आपको हैरत हो रही होगी कि इस प्रोग्राम में डॉक्टर के बजाय योगा के माहिर को क्यों बुलाया गया है। इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि आप बीमार ना हो, क्योंकि एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होती है, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको अगर मामूल बना लिया जाए तो इंसान बीमार ही ना पड़े। शायद आपको यकीन ना आ रहा होगा कि योगा करने से खौफनाक बीमारियां भी इंसान से दूर भागती हैं। जिस तरह से आज हमारे बीच जनाब इब्राहिम जिलानी साहब मौजूद हैं, और जिलानी साहब, मैं आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करती हूँ। जैसा कि मैंने सुना है कि आप ख़ुद किसी तकलीफ़दा मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद योगा शुरू की थी, और जब आपको सेहत हुई तो आपने इसे आम करना शुरू कर दिया। तो ऐसी क्या अहम वजह थी, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप इस तरफ कैसे राग़िब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आप सभी हज़रात को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जब सऊदीया से वापस आया था तो मुझे लो बैक पेन था। बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद कोई इफ़ाक़ा नहीं हुआ मुझे, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं योगा ज्वाइन करूँ। योगा ज्वाइन किया, फिर उसके बाद में मैं उसको नज़रअंदाज करते हुए मैं तवज्जो नहीं दिया, लेकिन मैं देखा कि इसमें किसी किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो फिर से मेरा एक इश्तियाक बढ़ गया जी। तो मेरा जज्बा ये हुआ कि भाई आज के इस कमर्शियल हॉस्पिटल ऐसे जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल अपने हैदराबाद में भी हैं, तो मैं क्यों ना इन चीज़ों को अपनाते हुए मिली जज्बे के तहत मैं और मेरी अहलिया ने, तो चुनाचे जब से मेरा शौक़ बढ़ते ही फिर मैं वर्ल्ड लेवल के जितने भी मास्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से, फिर वहाँ से मैंने ट्रेनिंग हासिल किया। फिर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद फिर उसमें से अच्छे ऐसे पर्टिकुलर किस्म के आसन्स जो बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। योगा एक टोटली रिजमेंटल थेरापी है। सेहतमंदी के लिए रोज़ाना 1 घंटा वर्जिश बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कदम कदम पर रहनुमाई फरमाई है। हमारी नमाज़ों के अंदर जो हिकमत है वो गैर मामूली हिकमत है। जैसे हम सलाम फेरते हैं, रुकू में जाते हैं और क़ैदे में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, गैर मामूली क्यों। तो फिर वहीं पे ये बात भी बताई गई कि भाई खुशी खुशी के साथ अगर इंशाल्लाह किया जा सकता है तो इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारी पे हम कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो बहरहाल ये गैर मामूली एक मेरी एक अप्रोच ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि छोटी मोटी तदाबीर के ज़रिए, वैसे भी इलाज ग़िज़ाओं के ज़रिए होता है, इलाज दवाओं के ज़रिए होता है, इलाज तदबीर के ज़रिए होता है। तो योगा में जैसे फिजियोथेरापी है, नेचुरोथेरापी है, कलर थेरापी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपेंचर है, तो वैसे योगा भी एक रिजमेंटल थेरापी है। उसमें होता ये है कि इंटरनल ऑर्गन ग्लैंड्स को एक्टिवेट किया जाता है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग होने लगे। जैसे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जब प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो इंसुलिन नहीं बनाता है, तो यहाँ से शुगर की शुरुआत होती है। तो ऐसे पर्टिकुलर फंक्शनिंग के ज़रिए हम वहाँ पहुँच के पैनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं ताकि प्रॉपर, अब जैसे अल्जाइमर जैसे प्रॉब्लम, जैसे कई ऐसे बीमारियाँ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से कहीं ज़्यादा हुआ है। मुख्तलिफ हैदराबाद से हट के डिस्ट्रिक्ट में भी, अदर स्टेट्स में भी हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। बस मेरा जज्बा ये है कि अब हमारी ज़िंदगी आखिरी लम्हात में बेबस मजबूर ना हो जाए, हम सेहतमंद रहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि सेहत के बुनियादी उसूल हैं क्या? जिस तरह से एक इंसान को सेहतमंद रहना चाहिए, तो उसके क्या बुनियादी उसूल हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इंतहाई इंटरेस्टिंग सवाल है। सेहत के बुनियादी उसूलों में सबसे पहले पाकी सफाई जी। गैर मामूली, आप गौर कीजिए उस ज़माने का माहौल कैसा होता होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकी सफाई पर इंतहाई अहमियत, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक के बारे में जो अहमियत बताई है, उसी तरह फिर दूसरे नंबर पे आता है वर्जिश, एनी टाइप, किसी टाइप की भी, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये साइकिलिंग, लाइक। उसके बाद में फिर आता है आपकी ग़िज़ाएँ, फिर लास्ट में आता है काम और आराम जी। तो जैसे मैं बात बताया आपको, फिर वर्जिश
1 घंटा वर्जिश अगर आप की जाए तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कदम कदम पे रहनुमाई फरमाई। आपने वाज़ेह तौर पे बात फरमाई कि तुम्हारे जिस्म को 3 हिस्सों पर तकसीम किया गया है। एक हिस्से में फूड, एक हिस्से में पानी, एक हिस्सा खाली जो ऑक्सीजन के लिए है। तो ऑक्सीजन की तरफ हम तवज्जो देते ही नहीं है। आप यकीन जानिए, इन्हें अगर हम सुबह सुबह उठ जाते हैं तो गैर मामूली जो ऑक्सीजन हमको जो मिलती है, इंशाल्लाह मैं आपको आगे बात करते हुए बताऊंगा कि एक आदमी को कितनी ऑक्सीजन दरकार है, उसके कितने पैसे होते हैं। तो लंग्स को जो हम एक्टिवेट जो डेली करते हैं, तो इसके करने के एक्टिवेट करने के क्या तरीके हैं? रियली बड़े अच्छे सवाल आप कर रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए, जब हम हॉस्पिटल में ज्वाइन हो जाते हैं, खुदा ना करे वक्त ना आए, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन दी जाती है। तो उसका मतलब भी यही होता है कि आपके लंग्स इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो जितनी ऑक्सीजन हार्ट को देना है वो नहीं दे रहे, तो आपको बैरूनी तरीके से ऑक्सीजन दी जा रही। जब आप सुबह में अगर आप आ जाते हैं किसी भी खुली जगह में, और मेरे पैकेज में मैंने जो तैयार किया है 6 अलग अलग तरीक़ों से लंग्स को एक्टिवेट किया जाता है उसमें, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे जब बॉडी में आ जाती है और लंग्स प्रॉपर एक्टिवेट करने लगते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए ऑक्सीजन की शदीद ज़रूरत है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चुनांचे मैं आपको बात करना भी ये चाहूँगा, एक आदमी को 24 आवर्स में कम से कम जो है 3 सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है, और एक सिलेंडर की कीमत 700 से 800 रुपये। तो मतलब ये है कि 2400 रुपये की ऑक्सीजन आपको। तो ये अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, इनको हम यूटिलाइज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, बस यही बातें तो लंग्स को एक्टिवेट करते हैं मुख्तलिफ तरीके से जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि एक इंसान को 3 सिलेंडर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो दिन भर में जो वो ऑक्सीजन लेता है, तो सुबह की हवा उसकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर जी। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि आजकल का जो माहौल हो गया है, इसमें खाने पीने का जो तरीक़ा हो गया है, और काफ़ी कुछ तरीक़े खाने पीने के बदल भी गए हैं, तो इससे ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो ओबेसिटी जो आजकल के अफराद में ज़्यादा पाई जा रही है, तो इसको योगा से इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा लग रहा है मुझे कि इन्हें आज के मौजू के मुताबिक, आज के हालात के मुताबिक इंतहाई इंटरेस्टिंग सवालात हैं ये। मेरी क्लास में सारे लोग इसी किस्म के आते हैं, ओबेसिटी वाले आते हैं, अल्जाइमर, शुगर, बीपी, फला ऐसा। तो ओबेसिटी स्पेशली एक्सेस फूड की वजह से होती है जी। फिर आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे आपने फरमा दिया है कि अभी भूख बाकी रहे और खाना छोड़कर उठ जाना है जी। तो ये बातें अहमियत की होती है जी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि मोमिन एक आंख से खाता है और दूसरे 7 आंख से दूसरे खाते हैं। तो बहरहाल ये बातें होती हैं, तो हम इन चीज़ों पे ध्यान दें। और एक्सेस फूड क्या होता है, जैसे आपको इतनी, अगर आप वर्किंग मैन है, वर्किंग वुमेन है, कितने कैलोरीज की आपको ज़रूरत होती है, वो कैलोरीज जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सेस फूड खाते हैं, क्यों तो अभी हम जायके की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमें रगबत हो जाती है, तो हमको जितना सफिशिएंट ग़िज़ा थी उससे हट के हमने खाया है, तो यहाँ से हम ओबेसिटी की शुरुआत होती है। तो हमारी जो ग़िज़ा है उसमें कितनी कैलोरीज हमें लेनी चाहिए, और कैलोरीज की क्या अहमियत है जो हमारी सेहत से? बहुत अच्छे सवालात कर रहे हैं आप, मुझे अच्छा लग रहा कि देखिए कैलोरीज का जो हिसाब है, लेडीज़ के लिए 1800 कैलोरीज, और जो वर्किंग मैन है, जो फिजिकली भी जो काम करते हैं या टेबल वर्क भी जो करते हैं, तो 2300-2200 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। कैलोरीज वो होती हैं, जैसे मैं मिसाल दी गई है कि भाई 1 ग्राम में 4 कैलोरी। जैसे आप एक फुल्का बना रहे हैं तो वो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो वो 8 कैलोरीज हो जाती हैं। इस तरह से जब कैलोरीज बढ़ जाती हैं तो वो एक्सेस फूड हो जाता है, तो फिर आप उसको बर्न भी नहीं करते हैं, यहाँ से फैट की शुरुआत हो जाती है, ओबेसिटी की शुरुआत हो जाती है जी। तो इसमें योगा वर्जिश के ज़रिए शुगर जैसा जो मौजी मर्ज़ है, जो अक्सर लोगों में देखा जा रहा है, आजकल नौजवानों में भी पैदा हो गया है ये मर्ज़, तो इस पर कैसा हम काबू पाएँ? क्या योगा के ज़रिए इसको कम किया जा सकता है या नॉर्मल रखा जा सकता है? जी बिल्कुल। इतने पर्टिकुलर आसन मेरे पैकेज में है, जैसे मैं नाम बताऊंगा, धनुरासन है और पवन मुक्त आसन है और भुजंग आसन है। ये ऐसे पर्टिकुलर आसन है जो प्रॉपर हमारे ऑर्गन ग्लैंड तक वहाँ पहुँचते हैं, और उसका इफेक्ट हमारे, अभी जैसे मैं बात करते हुए कर रहा था, आपको बता रहा था कि भाई हमारा ये राइट साइड पे हमारा पैनक्रियाज है, ये देखिए आप, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए ये ह्यूमन बॉडी में, ये हर आदमी को ये जानना ज़रूरी होता है। ये राइट साइड पे हमारे ये लीवर है, ये येलो कलर का जो नज़र आ रहा है, ये आपका ये पैनक्रियाज है, ये यहाँ पे बड़ा पता है। तो हम
ये फॉरवर्ड बेंडिंग के ज़रिए हम उसको एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, जब वो एक्टिवेट होता है पैनक्रियाज तो प्रॉपर ऑक्सीजन बनाने लगता है, तो उसको अलग अलग तरीके से हम कर लेते हैं। तो मेरा और हमारे पास महीनावारी जो है कैंप्स भी होते रहते हैं मेडिकल कैंप में। तो जब लोग हमारे पास ज्वाइन हो जाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि भाई आप जब शुरू आए थे तो इतनी शुगर थी, जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इतना फ़र्क पड़ा है। तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक आदमी को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी में ऑर्गन कहाँ है, ग्लैंड्स कहाँ है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। तब आपको अहमियत बढ़ जाती है। तो शुगर की बढ़ने की जो शुरुआत है वो पैनक्रियाज के सही वर्क ना करने की वजह से। बिल्कुल, और यही बातें हैं। और फिर आपने खाना तो खाया है एक्सेस फूड, अच्छी एनर्जी वाला, लेकिन आप उसको बर्न नहीं कर रहे हैं। और खुसूसकर हमारे हैदराबाद में, आप शायद आपको भी पता है कि इंडिया में हमारा हैदराबाद नंबर 1 है शुगर में जी। तो हमारी जो लग्जरी लाइफ है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें की शुरुआत होने लगी है अभी हमारे पास। तो बड़े अच्छे एक्सरसाइज, बड़े अच्छे आसन हैं हमारे पास योगा में, अल्हम्दुलिल्लाह उससे इफाका हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। सच्चाई है इन बातों में, मैं खुद प्रैक्टिकली तौर पे करवाता हूँ। और कई बार लोगों ने भी अपने अपने यानी लेटर हेड के ऊपर अपने लिख के हमको दिया है, वो रिकॉर्ड भी हम मेंटेन करते हैं जी। तो जिस तरह से शुगर के ताल्लुक से आपने ये बात बताई है, तो दिल की बीमारी की जिनको शिकायत होती है या फिर बीपी, जो जिनको शिकायत होती है बीपी और दिल की बीमारी वाले अफराद, तो जब वो योगा की वर्जिश को अपनाएंगे तो उनके लिए कितना बेहतर होगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात कार्डियोवास्कुलर डिसीज, दिल की बीमारियों का ताल्लुक फिर से वही बात आती है, ग़िज़ाएं जी, नॉनवेज के इजाफा जी, नमक के ज़्यादती, ऑयल का रेशियो, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें ये मुकम्मल तौर पे आपको बीपी की तरफ लाते हैं जी। अब बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास योगा में ऊसरासन जी इतना बेहतरीन पर्टिकुलर है कि हमारे बॉडी के जो स्पेशली जो आर्टरीज हैं जी, जैसे मिसाल दी गई कि एक सम है पानी का, खाली सादा ही पानी है। डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉल आ रही है, ये कॉल लेने के बाद हम हार्ट के ताल्लुक से जो आप बता रहे हैं इस पर बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अपना नाम बताएं और बताएं कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सैयद अजहर हुसैन जी, ताल्लुक से बात कर रहा हूँ जी। आपका सवाल? मैं सवाल डॉक्टर साहब से है जी, पूछना है मुझे योगा के बारे में। किसके बारे में? योगा के बारे में जी जी, बताएं जी, सवाल बताएं डॉक्टर साहब। जी बताइए जी, आप अपना सवाल। योगा क्या नमाज जो हम पढ़ते हैं, नमाज जो पढ़ते हैं, उससे योगा करने की जरूरत पड़ती है जी? आप सवाल आपका बराबर से नहीं सुनाई दे रहा है जी। आप जो है जी, तो अगर हम आपकी जी, आपके पास जो टीवी की आवाज़ है अगर आप उसे कम कर दें या बंद करें आवाज़ थोड़ा, तो आप अपना सवाल बेहतर तौर पर दोहरा सकते हैं जी 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 जी, बताएं सवाल। पूछना ये है जी कि नमाज क्या योगा का मुतबादिल नहीं है? नमाज योगा का मुतबादिल नहीं। मैं शुरुआत में वाज़ेह तौर पे आपको ये बताया हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पे कदम कदम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो रहनुमाई फरमाई है, अभी जैसे अभी हम रुकू करते हैं जी, रुकू में फ़ायदा ये है कि हमारे जो किडनीज़ है तो कंपेयर किया गया है पादस्थान आसन, जो फॉरवर्ड बेंडिंग है तो किडनीज एक्टिवेट होते हैं। जैसे अगर हम कायदे में बैठ जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। अगर हम सजदे में जाते हैं तो ब्लड का फ्लो हमारे ब्रेन की तरफ आता है। लेकिन योगा एक थेरेपी है, एक रिजिमेंटल थेरेपी है जिसमें हम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ऐसे पर्टिकुलर फंक्शन करते हुए, जैसे मैं आपको बता रहा था, पर्टिकुलर फंक्शन करते हुए, जैसा ब्रेन है हमारा, ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करना है, तो एक ऐसी अजीब गरीब वाइब्रेशन लाते हैं हम जिसकी वजह से ब्रेन की जो कैपिलरीज में प्रॉपर ऑक्सीजन वहाँ पे मिलने लगती है, ब्लड का फ्लो होता है। तो खुदा ना करे खुदा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो ही हमारी इबादतें अगर खुशू और खुजू के साथ अगर पढ़ी जाएँ तो इंशाल्लाह इन चीज़ों की हमको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जी। तो डॉक्टर साहब आप हमें हार्ट के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके ताल्लुक से बता रहे थे। हार्ट के पेशेंट के लिए स्पेशली हमारा मिसाल ये दी गई कि अभी जैसे नॉर्मल में एक आदमी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है नीचे से ऊपर की तरफ होने लगता है जी। तो हम सीटिंग पोस्चर में हमारे जो स्पेशली जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज में कोरोनरी आर्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी।
खुदा ना करे अगर वहाँ ब्लॉकेजेस हो जाए, जी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो उसको वहाँ से कैसे रिमूव करना है। तो इतना पर्टिकुलर आसन है। अभी रिसेंटली अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय ऐसा कुछ नाम था, विजय दीक्षित ऐसा कुछ नाम था, उनके सामने भी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था, तो उनसे भी तो उन्होंने इसको बड़ा रियलाइज़ किया कि यानी सच्चाई में ये बात है कि आपकी जो फंक्शनिंग है उससे हमारा जो कॉरोनरी आर्टरीज है वो बराबर एक्सपैंड होता है, प्रॉपर ब्लड की क्वांटिटी हार्ट को मिलने लगती है। अच्छा। तो इंशाल्लाह हम चीज़ों को उससे बचा जा सकते हैं। जी। तो यहाँ पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और लोअर बैक पेन भी एक अहम बात रही है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि वर्किंग जो वुमेंस होते हैं, वर्किंग मेंस होते हैं, उनमें इस किस्म की शिकायत ज़्यादा देखी जा रही है। और जो वज़न के बढ़ने से भी अक्सर लोगों को लोअर बैक पेन होता है। तो ये वर्जिश योगा की जो है, इसमें कैसे तरीक़ों को अपनाने से इन सारी चीज़ों को फ़ायदा मिल सकता है? हमेशा ये बात याद रखिए कि किसी भी एक ही पोस्चर में अगर आप बैठते हैं, उमन MNCs में जैसे आप सिस्टम पे बैठते हैं 6-6, 8-8 घंटे, तो लाइफ लॉन्ग धीरे धीरे आपका सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस लंबर 4, लंबर 5 ये धीरे धीरे इफेक्ट होने लगता है। जी। अभी शुरुआत में 3-4 सालों में तो उसका पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे कैसे भी वर्टेब्रास में या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस से ऐसे हालात में आपकी हड्डियां नरम होने लगती हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको पोस्चर कभी भी करेक्ट होना चाहिए। जी। आप अगर फॉरवर्ड बेंडिंग आप ऐसे करके बैठते हैं तो वहाँ गैप इंक्रीज हो जाता है। जी। यहाँ पर डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और कॉल हमारे पास आ रही है जो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप अपना नाम बताएं और बताएं। मैं सबा बात कर रही हूँ, नाम पर लिखते। जी जी मैडम, मेरे को हाइपोथायराइडिज्म है। हाँ। तो ये योगा से कम होता है क्या? इसमें वेट भी बहुत ज्यादा गेन हो गया है जी। तो कौन सी एक्सरसाइज और योगा? जी जरूर, जी जरूर, आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। हाइपोथायराइड जो है उस आपने पहला थायराइड के बारे में बात कही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्लैंड है हमारे थायराइड का, जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है। जी। आयोडीन की कमी की वजह से ये थायराइड का प्रॉब्लम, थायराइड जब हो जाता है तो आप दुबले भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, भूख लगती भी है, भूख नहीं भी लगती है, यहाँ तक कि हेयर फॉलिंग भी होने लगती है थायराइड की वजह से। बाज जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो बाज हालात में लेडीज को हेयर्स भी आने लगते हैं। तो बहरहाल हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखेंगे। पर्टिकुलर हमारे पास योगा में इतने बेहतरीन किस्म के एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज है ये खत्म, एक जिसमें हम किसी भी तरह का इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करते, टोटली रिजिमेंटल थेरेपी है। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन मानिए हमारे कैंप पे बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। ये होता है सिंहासन होता है, उज्जय आसन होता है, ये पर्टिकुलर सुप्त वज्रासन होता है, ये पर्टिकुलर आसन है। आप इंशाल्लाह कभी हमारे क्लास में ऐसा मौका दिया जाएगा, आप लोग तशरीफ़ लाइए वहाँ पे, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको अमली तौर पर बताई जाएंगी। जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे डॉक्टर स्पॉन्डिलाइसिस और बैक पेन के ताल्लुक से, तो आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से हमारी सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए, किस तरह से हमारा वर्क करने का जो तरीक़ा होता है, इन सारी चीज़ें भी अहमियत रखती है। तो हम क्या इन चीज़ों को अपना सकते हैं जिससे ये सारी बीमारियाँ, ये जो है अहम बीमारियाँ, वो ना हो? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जब इसकी ज़्यादती हो जाती है तो चक्कर भी आने लगती है जी। और अब लोअर बैक पेन के लिए भी योगा के अंदर इतने पर्टिकुलर आसन है, प्रैक्टिकली तौर पे हम इनको करवाते हैं जी। कई ऐसे लोग जो एक्सीडेंटली बाज़ हालात में जो लंबर 4, लंबर 5 एकदम वहाँ पे जो डिस्क होते हैं, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है 32 अलग अलग वर्टिब्रास और उसके बीच बीच में डिस्क होता है। तो रॉन्ग पोस्चर की वजह से फिर जब आप एज 40 क्रॉस करते हैं तो आपको मोटे गद्दों पे नहीं सोना है। अच्छा। ऑफिशियली वह भी आप जब आप वर्क करते हैं तो आपका पोस्चर ऐसे होना चाहिए। सोने का तरीका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे वाज़े तौर पे राइट हैंड आप सर के नीचे और शोल्डर और हेड का जो डिस्टेंस है उतना ही पिलो लेना है। अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 40 क्रॉस करते हैं तो मोटे गद्दों पे नहीं सोना है। मोटे गद्दों पे सोने की वजह से भी जो लेडीज़ हैं या डोमेस्टिक हैं, लेडीज़ हैं या वो उनको भी लोअर बैक पेन हो जा सकता है जी। तो आजकल की जो मसरूफ़ ज़िंदगी है, इसमें सेहत से मुतालिक हमें किन किन बातों से एहतियात करनी चाहिए? क्या ऐसी बातें होती हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनाते हैं लेकिन सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते? हाँ। तो क्या ऐसी बातें होनी चाहिए जो सेहत पर हम
ध्यान दें? हाँ, मैं बड़ा अच्छा सवाल कर रहे हैं आप। यानी सच्चाई है इन बातों में कि दौलत चली जाए, सब कुछ चले जाए, लेकिन अगर सेहत जाती है तो सब कुछ चला जाता है। तो सेहत की बरकरारी, ये सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में होती है जी। आपका लाइफ स्टाइल जी, वो हेल्थी फूड, वो हेल्थी थिंकिंग, इन सारी चीज़ों को अपनाना है। फिर उसके बाद में आप तमाम चीज़ों को अपनाने के लिए आपका डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं हमेशा मेरी क्लास में भी ऐसे बात करते रहता हूँ, यू हैव टू चेंज योर लाइफ। तो उसके लिए आपके इरादे बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं एक बात करते रहता हूँ, साइकोलॉजी तौर पे इंकरेजमेंट देता हूँ कि तुम बढ़ाओ तो कदम, दूर नहीं है मंजिल, अज़्म पुख्ता हो तो हिम्मत भी खुदा देता है। तो इरादों से आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को, अपने तरीक़ेकार को, अपनी ग़िज़ाओं को। अब नेचुरली तौर पे हमें ग़िज़ाओं से रग़बत होती है, लज्जत की तरफ हम ध्यान देते हैं, लेकिन सीधी सीधी ग़िज़ाएँ, जैसे अभी मैंने बताया आपको, यहाँ जो मेरे प्लेट में रखा हुआ है ये हाईली सोर्स ऑफ एनर्जी सोयाबीन है जी। सोयाबीन ये स्प्राउट्स मॉर्निंग आवर्स में, ये सोयाबीन, राजमा और मूंग और लोबिया, ये सब सारे चीज़ों को आप रात में पानी में भिगने डालना है, उसको सुबह में निकालना है, उसको बॉईल कर लीजिए या फिर पानी उसका स्प्रे करते रहिए, स्प्राउट्स निकाल लीजिए, मॉर्निंग आवर्स में जूसेस पिए, लंच में आप फिर दूसरे किसी किस्म का थोड़ा हेवी लंच कर दे सकते हैं आप। फिर उसके बाद में फिर डिनर आपका, जिस तरह से रमज़ान में 6 से 6:30 तक हम बैलेंस फूड की शक्ल इख्तियार कर रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें खाते हुए, इंशाल्लाह वो तरीक़ेकार को, इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत इंशाल्लाह बरकरार जी। एक कॉल हमारे पास आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, लगता है शायद हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है जी। ब्रेन हैमरेज जिन लोगों को मतलब जहनी बीमारी की, जैसे मेंटल टेंशन की वजह से कहा जाता है कि ब्रेन हैमरेज होता है, तो अगर ऐसे अफराद या फिर जिन लोगों को ब्रेन हैमरेज की शिकायत, मतलब जिस तरह से ब्रेन हैमरेज हो जाता है, बस कुछ लोगों को दिमाग में क्लॉट्स टाइप की जो चीज़ें हो जाती हैं, फिर उनका जहन जो है कमज़ोर हो जाता है, उनकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत कम होती जाती है। तो योगा में ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिससे इनके अफाक? हाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको अभी वाज़ेह तौर पे, क्योंकि सीटिंग मेरा पोस्चर में, मैं यहाँ बता सकता हूँ जी। इम्पॉर्टेंट बात मैं अभी जैसे बता रहा था, ऑयल का रेशियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जी। पहले तो नॉनवेज को कंट्रोल करना है, ये हमारी जो लेट आवर्स की जो दावतें हैं, हाईली सोर्स ऑफ एनर्जी जी। फिर हम उसके बाद में वॉक नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं, फिर घर आते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं, तो ये हाईली सोर्स ऑफ एनर्जी आपने खाया है, ऑयल का रेशियो आपका ज़्यादा हुआ है। आम जिंदगी में भी आपको सिर्फ 20 ml एक आदमी के लिए, और नमक का जो इस्तेमाल है सिर्फ 2 से 3-4 ml तक, उससे ज़्यादा नहीं। और 3 सफ़ेद चीज़ों को मना किया गया है, शक्कर के लिए, नमक के लिए और मैदे के लिए जी। तो जब LDL आपका जब बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जब धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ब्रेन की कैपिलरीज में जब पहुंच जाता है, तो इनिशियल स्टेज में आपको ये हमारे जो ब्रेन की जो कैपिलरीज है वहाँ इस वक्त हमारे पास डॉक्टर साहब एक कॉल और लेते हैं और इस पर हम कॉल के बाद बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम बताएं और कहाँ से आप बात करें? मेरा नाम मन्नान है, बोरावन है जी। बताएं आपका सवाल। इनके क्लास जो चल रहा है उनके बताएं यहाँ पर कहाँ पर है इब्राहिम डॉक्टर जी। आपके क्लासेस के ताल्लुक से आप जानना चाहते हैं जी। आप देखिए, पिछले 7 सालों से हैदराबाद में इमली बंद बस डिपो है, वहीं पे इमली बंद पार्क है, ख़वातीन के लिए भी वहाँ पर्दे का नज़्म है और मेरी मिसेस भी रहती हैं। ख़वातीन के लिए वो सारे हम लोग अमली तरबियत देते हैं और हर महीना एक बैच की हमारी शुरुआत होती है। मुख्तलिफ यहाँ तक के पाइल्स के लिए, थायराइड के लिए, अल्जाइमर के लिए, शुगर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। ये मुझे यहाँ प्रमोट नहीं करना है, बल्कि सच्चाई जिन चीज़ों में हम उसको इख्तियार कर सकते हैं, अल हिकमतुल ज़ालतुल मोमिन, यहाँ ये बात बताई गई है कि भाई जहाँ पे अच्छी सी बात, जो फ़ायदे वाली बात है, हुदूद के अंदर उसको इख्तियार किया जा सकता है। बस ये योगा यही है जी। जी, तो आप बॉडी के पोस्चर और खान पान के ताल्लुक से बता रहे थे कि आप ये बताएं हमारे नाजरीन को बॉडी का पोस्चर किस तरह से होना चाहिए, इस पर हम थोड़ी सी बात पिछले मैं वो बात मैं थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ है, और मैं अल्जाइमर के और ब्रेन हेमरेज के बारे में आप पूछ रहे थे।
यही ब्लड का सर्कुलेशन जब ब्रेन की कैपिलरीज तक पहुंच जाता है, कोलेस्ट्रॉल अगर वहाँ जमा आता है, आप कोई फिजिकल फंक्शनिंग नहीं करते हैं तो ये क्लॉट्स की शक्ल इख्तियार करते हुए शुरू में तो आपको भूलने की आदत हो जाती है। फिर शुरुआत में अल्जाइमर जैसे प्रॉब्लम, अल्जाइमर में ब्रेन की जो कैपिलरी से सिकुड़ने लगती है, भूलने की आदत होती है। तो उसके लिए हमारे पास सर्वांग आसन, जैसे मैं आपको बताया था कि नॉर्मल में हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो अभी हम सर्वांग आसन करते हुए टोटली पैरों को ऊपर कर देते हैं और ब्लड के फ्लो को ब्रेन में लाते हैं। अभी यहाँ बैठे बैठे भी मैं आपको बताऊंगा, ये सिंपल चीज़ है। ये दोनों फिंगर्स पेशानी पे यहाँ रखेंगे आप और 3 फिंगर्स आंखों पे रखेंगे। सांस लेते ही कान को बंद कर देना है और जितनी आपने ऑक्सीजन ली है वाइब्रेट करते हुए ब्रीथ आउट करने से ब्रेन की जो कैपिलरी से उसमें शेकिंग होती है, वाइब्रेशन आता है। इंशाल्लाह इसको मामूल बनाइए, 10 से 15 मिनट तक करते रहिए। जितनी चीज़ें हैं आपको बताई जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये देखिए, ये दोनों फिंगर्स, 3 फिंगर्स, सांस लेना है, कान बंद कर देना है, पूरी ऑक्सीजन आ गई है, कंप्लीट ब्रीथ आउट विथ वाइब्रेशन। रिलैक्स, पूरी सांस को ख़त्म करना है। गैर मामूली टेक्निक है, इससे इंशाल्लाह गहरी नींद आएगी, माइग्रेन प्रॉब्लम कंट्रोल में आएगा, एपिलेप्सी जैसे प्रॉब्लम कंट्रोल में आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी डेवलप हो जाएगी। बहरहाल ये सारे इंशाल्लाह कंट्रोल में आएंगे। जी, इस वक्त एक और कॉल हमारे पास आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बताएं आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, सिराज अहमद। जी, सवाल बताएं। सवाल ये कि मेरी मिसेज को थोड़ा सा जो है मेंटली ये होता है कि वो घबराहट, उलझन होने लगती है उनको। जी, घबराहट की शिकायत है। जी, तो इसलिए मैं चाह रहा था डॉक्टर साहब से कुछ थोड़ा सा उसके लिए बताएं। और मुझे भी एक प्रॉब्लम है जी, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है जी, तो मुझे भी कुछ थोड़ा सा डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि कोई दवा या कोई वैसा योगा जो मुझे फायदा करे, इसलिए मुझे बताने की मेहरबानी करें। जी जरूर। आपने बताया कि पहला सवाल आपके मिसेस को घबराहट हुआ, एंजाइटी प्रॉब्लम भी हो सकता है, या कभी कभी ऐसा हो सकता है बाज़ हालात में प्रॉपर ब्लड का फ्लो अगर हार्ट तक नहीं होता है, या फिर किसी आपके टेंशन या स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ों को हम बराबर, योगा में ये सारी चीज़ें हैं, इसको दूर किया जा सकता है। अमली तौर पे हम आपको बात बताना पड़ेगा। लेकिन अभी आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की भी बात कर रहे थे। सिंपली मैं यहाँ बैठे बैठे आपको वाकई मैं आपको ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो हमारी नमाज़ों के अंदर ये जो हम सलाम जो फेरते हैं, हम उसमें उजलत करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो कम से कम आपको 5 सेकंड तक ये मूवमेंट रखना है। उसके बाद में लेफ़्ट के ऊपर ये मूवमेंट होना है। उसके बाद में क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया। उसके बाद में राइट बेंडिंग, ओनली बेंडिंग, और फिर ये लेफ्ट बेंडिंग। फिर उसके बाद में ये राइट का सपोर्ट। जो लोग MNCs में भी जो बच्चे जो जॉब करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आता है, तो बीच में 1-2 घंटे के वक्फे से आप इसको पुशअप करना है, ऐसे ये पुशअप करना है। फिर ये फ्रंट में इसको कम से कम आप 10 मिनट तक, फिर उसके बाद में 10 मिनट। तो मैं ये जो वर्टिब्रास हमारे हैं उसको मैंने सेटअप किया है। फिर हमारी ये जो हमारे जो ब्लड वेसल्स, जो लिगमेंट्स हैं, हमारे बोन्स को, मसल्स हमारे थामे हुए रहते हैं, उसको ऐसे करना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। एक फंक्शन मिनिमम 15 सेकंड का एक मूवमेंट भी ऐसे होना है, एक टर्न भी होना है। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमारे नाज़रीन को बेहतर योगा की वर्जिश के ताल्लुक से अहम बातें बताई हैं, क्योंकि बेशक सेहत ही इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आइंदा फिर हम इस ताल्लुक से ज़रूर बात करेंगे। दिल से ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है। मतलब ये है कि आखिरी जाते हुए मैं एक शेर मुझे जहन में आता है, हुकुली बात की बड़ी अहमियत है। जाओ ज़ाहिद किसी बीमार के आंसू पोंछो, तब कहीं जाके समझोगे कि इबादत क्या है। तो मैंने किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि वो छोटी छोटी बातें, वो रिजमेंटल थेरेपी जिससे हम अपने आप को बीमारियों से बचाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी।
तो हम इस नाज़रीन ये थे इब्राहिम जिलानी साहब जो हमें योगा के ताल्लुक़ से बेहतर और बातें बता रहे थे कि हम अपनी सेहत को किस तरह से बेहतर रख सकते हैं। इंशाल्लाह हम इस एपिसोड के बाद फिर एक एपिसोड और रखेंगे जिसमें हम योगा के ताल्लुक़ से और बहुत सारी अहम बातें आपको बताएंगे। इसी के साथ ही वक्त तो चला है इख्तिताम का, दीजिए इजाज़त।